हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 जैव विविधता आज अपन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है। जैव विविधता का मतलब होता है कि हमारे आसपास जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं। ठीक है, यानी जैव विविधता, इसको तोड़ के देखो, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं बेटा? जैव विविधता। ठीक है, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधताएं या विभिन्नताएं, उसको अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जीव है या फिर जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। आप देखते हो डेली लाइफ में, रोजाना आप देखते हो कि अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की। उसी को अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है, तो हमारे आसपास या पर्यावरण या वातावरण में या पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, उसको अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है, इसका मतलब तो ये है। नेक्स्ट है कि इसमें लगभग मतलब अब तक जो है 1 करोड़ लगभग पृथ्वी पर 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है जीव जंतुओं की, लेकिन अभी तक जो है 20 लाख की खोज हो पाई है। अभी तक 20 लाख प्रजातियों की खोज हो पाई है। इसका वर्गीकरण देखा जाए तो इतना ही मतलब जैव विविधता का मतलब आपको समझना है सर। जैव विविधता मतलब जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक क्यों है? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में समानता व असमानता तथा कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। मतलब समानता और असमानता और कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो है जीवों को एक तरीके से सभी जीवों को अलग अलग याद रख पाना, या फिर एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको एक समान विशेषताओं वाले, समान गुणों वाले जीवों को जो है, समानता वाले जीवों को अपन ने क्या कर दिया? एक वर्ग में रख दिया, अलग समूह में रख दिया। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? वर्गीकरण। ठीक है, ताकि जीवों की पहचान मतलब पहचान करने के लिए, उनको पहचान पाने के लिए जो है अपन उनको क्या कर दिया? पहले उनको एक समूह में वर्गीकृत कर दिया। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? वर्गीकरण। पादपों व जंतुओं के प्रमुख समूह कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, अर्नेस्ट हैकर, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल गॉस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो है इनको वर्गीकरण जो है जीवों का वर्गीकरण करने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने की और सबसे ज्यादा प्रचलित अपन पढ़ते हैं विटेकर की पंचजगत अवधारणा। विटेकर एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया कि जीवों को जो है 5 जगत में, पंच जगत का मतलब है उन्होंने 5 वर्गों में इनको विभाजित किया। ठीक है, यानी समानता और असमानता के आधार पर जीवों को 5 जगत या 5 वर्गों में विभाजित किया। तो विटेकर की जो है ये पंच जगत अवधारणा कहलाती है। उन्होंने जो है 5 जगत बताए जीवों के 5 वर्ग या 5 जगत बोल सकते हैं अपन। इसमें पहला है मोनेरा, पहला कौन सा है? मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। ठीक है, यानी पंच जगत अवधारणा के अनुसार विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, और उसमें पहली कैटेगरी बेटा मोनेरा, ठीक है, फिर प्रोटिस्टा, तीसरा है इसमें फंजाई, चौथा है इसमें क्या? प्लांटी, यानी पेड़ पौधे जो है इस कैटेगरी में रखे गए, और पांचवी बेटा एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। तो इस तरीके से जो है विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे जो है जितने भी जीव जंतु हैं उनको रखा गया। प्लांटी में जो है सारे पेड़ पौधों को रखा गया। फंजाई, कवक वगैरह जो है इसमें रखे गए, और एक कोशी के जो जीव हैं इन दोनों में रखे गए। इस तरीके से इसको जो है 5 वर्गों में अपन पढ़ेंगे। तो पहला अपन पढ़ेंगे मोनेरा। पहला जगत जो है वो क्या है? मोनेरा। पहला जगत है मोनेरा। मोनेरा देखो, ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है मोनेरा।
पहली विशेषताएं लिख लेनी है आपको कि ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो इसमें प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं मैं पूरी लिखवा दूंगा, नोट्स भी भेज रहा हूं इसके, जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसके नोट्स जो है आपको भेज दूंगा। अभी केवल यही से लिखना आपको कि ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है दो चीजें होती है, देखो कोशिका जो होती है ना, कोशिका को अपन जो है दो भागों में बांटते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकेरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक जो है स्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक स्पष्ट नहीं पाया जाता है, उनको किसमें रखते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक, कोशिका का केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई देता है, उसको अपन किसमें रखते हैं? यूकेरियोटिक। दो चीजें समझ में आ गई आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसका केंद्रक सुस्पष्ट या स्पष्ट नहीं होता है, वो किसमें आता है बेटा? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यानी इसके चारों ओर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है या जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो यहाँ पे संगठित रूप में होते हैं, लेकिन उनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, इसके अंदर जो है डीएनए वगैरह, गुणसूत्र वगैरह पाए जाते हैं। इस तरीके से अपन इसको समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकेरियोटिक क्या होती है। ठीक है, मेन बात है समझना होगा, लिखना ही लिखना कोई नहीं होता है, मेन बात है समझना। तो इनको याद रखना आपको। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली या सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है या स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसको अपन किसमें रखते हैं? यूकेरियोटिक। जब भी इस चैप्टर में मैं बोलूंगा प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक तो आपको समझना है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा बेटे से। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इन जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिका नहीं पाए जाते हैं, वही बात है। पोषण के स्तर के आधार पर ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। यानी दूसरी विशेषता आप देखोगे ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी व विषमपोषी दोनों। ठीक है, स्वपोषी या विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। स्वपोषी का मतलब है कि ये खाना खुद भी बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसे स्वपोषी मतलब पेड़ों को अपन स्वपोषी बोलते हैं। वैसे मोलेरा जगत के जीव जो है क्या करते हैं? खाना स्वयं भी बनाते हैं और दूसरों पर भी निर्भर करते हैं, इसलिए इसको विषमपोषी कहते हैं। दो चीजें हैं। स्वपोषी का मतलब है ऐसे जीव जो अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसको किसमें रखते हैं अपन? स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है दूसरों से लेते हैं, उनको अपन किसमें रखते हैं? विषमपोषी में रखते हैं। ठीक है बच्चा, तीसरी विशेषता जनन संयुग्मन द्वारा होता है। जनन जो है संयुग्मन द्वारा, जनन संयुग्मन द्वारा होता है। ठीक है, इनमें प्रक्रम पाया जाता है संयुग्मन, उसके द्वारा इनमें जनन होता है। ये आपको उदाहरण के लिए आप याद रखोगे, उदाहरण बैक्टीरिया जो इसमें रखे जाते हैं, इसमें मोनेरा। तो बैक्टीरिया हो गया और एक हो जाता है नीलहरित शैवाल। ये इसमें रखा है। ठीक है, नीलहरित शैवाल को एक और नाम से बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, नीलहरित शैवाल। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना।
ठीक है। नेक्स्ट जगह अपन पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। अगला अपन क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? देखो पहला जगह अपन ने पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत की क्या क्या विशेषताएं हैं वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आता है प्रोटिस्टा। पहली विशेषता है बेटा इसमें क्या कि इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आता है, सॉरी यूकेरियोटिक जीव आता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। अब देखो एक कोशिकीय का मतलब हो गया कि इनमें जो शरीर होता है इनका वो केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो वो एक कोशिकीय जीव होगी। यूकेरियोटिक का मतलब अभी आपको समझाया मैंने कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है वो किस में आता है? यूकेरियोटिक। मतलब इनकी कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इनकी कोशिका जो है उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा और एक कोशिकीय जीव होते हैं। पहली विशेषता आपको याद रखनी है। इस वर्ग के जीवों में गमन के लिए दूसरी विशेषता है, गमन के लिए सिलिया फेरेंजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। मतलब इनमें शरीर में क्या पाई जाती है? कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी जो है कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे ये क्या करते हैं? अपना गति करते हैं, ठीक है। तो चलने के लिए, गमन मतलब गति करने के लिए सिलिया और फेरेंजिला संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें यूग्लिना दे रखे हैं, यूग्लिना उसकी संरचना इस तरीके से दे रखी है। और यहाँ पे इसके जो है क्या पाए जाते हैं? धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके द्वारा ये जो है गति करते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं सिलिया और फेरेंजिला, ठीक है। तो ये इसमें आपको याद रखना होगा। इसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन, कोशिका संलयन और लैंगिक जनन, ये विधियां पाई जाती हैं इसमें। तो इन जीवों में जनन के लिए अलैंगिक, लैंगिक व कोशिका संलयन ये विधियां इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक ही पेरेंट या केवल एक ही जो है पेरेंट इंक्लूड होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स यानी दोनों माता और पिता दोनों इसमें जो है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। और कोशिका संलयन का मतलब होता है कि कोशिकाएं मिलकर जो है इस तरीके से जो है इसमें क्या होता है? जनन पाया जाता है। तो ये विधि आपको याद रखोगे, ठीक है बच्चा। इस तरीके से जो है प्रोटिस्टा और जो है इसकी विधियां अपन ने पढ़ी, इस तरीके से विशेषताएं पढ़ी। उदाहरण में लिख लेना इसके, उदाहरण के लिए लिख लेना था शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ इसमें आएंगे, सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। डाइटम आएगा इसमें, डाइटम, और एक आ जाएगा इसमें क्या? शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है।
ये इसमें है। ये आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ, डाइटम, एक कोशिकीय शैवाल इसके उदाहरण है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पे, ठीक है। फैलेंजिया, सिलिया, ठीक है, और डेंगिटलन, कोशिका, सल्यम। प्रोटोजोआ इसका उदाहरण है, डाइटम इसका उदाहरण है, डाइटम, और एक कोशिकीय शैवाल इसका उदाहरण है, एक कोशिकीय शैवाल। तो ये आपको इसमें चीजें याद रखनी, ठीक है। अगली क्लास में अपन करेंगे फंजाई और प्लांटी की विशेषताएं करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।